अस्सलाम क्लास। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए, आप लोगों ने किए क्वेश्चन एक्सरसाइज के? क्लास क्वेश्चन किए? मेरी आवाज आ रही है? यार क्लास में मौजूद हो? जी मैम जी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। आ रही है तो जवाब दो, क्वेश्चन किए या नहीं किए? मैम वो नोट्स ही आपने सुबह सेंड की। मैम है मैम, क्वेश्चन कर लिए। कर लिए? देखो ये अच्छी बच्ची है, सबसे अच्छी बच्ची। जिन्होंने नहीं वैसे मैम पढ़ना इजी होता थे उनके पास इजी 100 थे बहाने हैं। इजी तो थे मैम, दूसरे और वो तीसरा क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी। जो आर्टिकल है वो एन एल्गोरिथम टू वैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को वैल्यूएट करने का मेथड है। पहले जो हमने वैल्यूएट किया वो तो सिर्फ उसको एक्सपेंड किया बाय एनी रो एंड एनी कॉलम। एक्सपेंड करके आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एन एल्गोरिथम टू वैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बाय एन एल्गोरिथम मींस a sequence of finite number of steps to get a desired result. The word algorithm comes from the famous Muslim mathematician Al-Khwarizmi, who invented the word algebra. Algebra जिसने इन्वेंट किया था वर्ड algebra, उसने ही, ये मुस्लिम मैथमेटिशियन था, उसी ने ही एल्गोरिथम का वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, अलजेब्रा में ही यूज किया था। एल्गोरिथम मीन होता है स्टेप बाय स्टेप जो है वो वर्किंग को करते जाने, एंड आफ्टर दैट हमारे पास उस एल्गोरिथम के एंडिंग पे हमारा जो रिजल्ट है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एल्गोरिथम हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास रिजल्ट उसका डिफाइन हो जाता है। अब इसके जो स्टेप्स हैं एल्गोरिथम के वैल्यूड करने के डिटर्मिनेंट के, बाय एनी इंटरचेंजिंग ऑफ रोज ऑफ ए, किसी भी रोड को इंटरचेंज किया जा सकता है। बाय एन इंटरचेंजिंग change of row of A and taking into account the result sign. रिजल्टिंग साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा जब हम रोज को इंटरचेंज करेंगे या कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, तब भी यही कंडीशन है। ब्रिंगिंग अ नॉन जीरो एंट्री ऑफ द वन वन पोजीशन, जैसे हम पहले करते आए हैं सेम वैसे ही है वन वन पोजीशन के लिए, यानी कि फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री जो है वो नॉन जीरो लेते हुए हमने उसे अपनी पोजीशन पे लेके आना है। इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, अनलेस ऑल द एंट्रीज इन द फर्स्ट कॉलम आर जीरो। लेकिन कहता है उसके लिए क्या होगा कि तमाम एंट्रीज जो हैं इसके अलावा, पहली के अलावा जो है वो हमने जीरो बनानी है। इन विच केस डिटर्मिनेंट ऑफ एक जीरो, अगर तो सारी की सारी जीरो हो जाती है, डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया गया उसकी तमाम एक रो या एक कॉलम पूरा का पूरा जीरो है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, इक्वेशंस के अंदर वो एलिमेंट अगर डिफाइन नहीं है तो इट्स मीन वो नहीं है। लेकिन कहता है ब्रिंगिंग अ नॉन जीरो एंट्री ऑफ द पोजीशन, बनाते हुए नॉन जीरो एंट्री बनाते हुए कभी भी कोई ऐसी कंडीशन आए कि पूरा का पूरा जो रो या कोई कॉलम है मैट्रिक्स के अंदर वो जीरो हो जाता है, तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाता है। सेकंड स्टेप है बाय एडिंग सुटेबल मल्टीपल्स। जैसे मैंने कल बताया था किसी भी रो को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, बट कहता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने जो चीज मल्टीप्लाई डिवाइड की है वो बाहर उसका ऑपोजिट जो है मल्टीपल इनवर्स जो है वो बाहर हमने अपने मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है। नंबर थर्ड पे है स्टेप वन एंड स्टेप टू विल with the last remaining rows concentrating on the first या सेकंड कॉलम। यहाँ पे जो सेकंड कॉलम लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम के अंदर भी ये चीज डिफाइनिंग हो सकती है कि वन और सेकंड स्टेप को हम जब डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग करते हुए हमारे पास अगर तो कोई सी भी रो या कॉलम जीरो हो जाता है तो स्टेप वन के ऊपर हम चले जाएंगे दोबारा से कि फर्स्ट वाले के अंदर जीरो हो गया तो हमारी टोटल जो रोज हैं वो सारी की सारी डिफाइनिंग नंबर्स के हद से एक भी अगर जीरो हो जाती है या कॉलम जीरो हो जाता है तो सारा का सारा हमारा डिटर्मिनेंट है वो जीरो कंसीडर होगा। उसके बाद नंबर फोर पे भी उसने वही स्टेप टू और थ्री, अगर वो हम टू के ऊपर आते हैं जीरो हो जाता है तो हम अपना डिटर्मिनेंट जीरो कर देंगे। थ्री वाले स्टेप में भी उसने ये बात की है, स्टेप वन एंड स्टेप टू विल द लास्ट रिमेनिंग रोज
एंड वाली कोई रो जो है 0 नहीं होती, सेकंड वाली हो जाती है। जैसे हमने डिटर्मिनेंट किया था, डिटर्मिनेंट से हट के मैट्रिसेस में किया था, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हुए रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाई थी और एचेलॉन फॉर्म बनाई थी। उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि अगर कोई सी भी रो या कॉलम जो है वो 0 हो जाता है तो हमने उसे लास्ट पे ले जाना है, हमने उसे सेंटर में कहीं पे भी या स्टार्ट पे नहीं रहने देना, उसको इंटरचेंज कर लेना। यहाँ पे इंटरचेंजिंग का पर्पस जस्ट ये है कि हमने उसका साइन चेंज कर लेना है, या उसको किसी भी दूसरी रो को 0 करने के लिए पहली को भी हम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंटरचेंज कर लेंगे। और अगर 2 इंटरचेंज किए हैं तो फिर साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर दोनों का साइन ऑपोजिट होगा तो वो दोबारा से साइन वही चीज आ जाएगी। अब आगे जो है यहाँ पर लास्ट वाली जो उसने दिया स्टेप 5, वो भी यही चीज है जो कल हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किया था, उसके अंदर उसकी डायगोनल्स की एंट्रीज आती हैं। मल्टीप्लाई ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ रिजल्टिंग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय इट्स साइन। और जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म बन गया तो कहते हैं हम क्या करेंगे, तो डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको वैल्यूएट करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय यूजिंग रो एंड कॉलम, आप दोनों स्टेप जो हैं वो एट ए टाइम डिटर्मिनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रो वाइज करें तो आप रो वाइज ही करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट पे है मेरे पास जो रो दी गई है उसमें ऑटोमेटिकली ही 1 बना हुआ है, ये सेम एज इट इज है जैसे हम एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं, एज इट इज ही है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने एक चीज जो है वो माइंड में रखनी है कि नेगेटिव साइन अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन लगाएंगे। और सेकेंडली जब आप किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मीन नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी नंबर हो सकता है, डिवीजन वाला भी हो सकता है, किसी भी टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उससे बाहर भी उसे मल्टीप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग फर्स्ट रो लेते हुए बाकी तीनों के अंदर देखें, फर्स्ट कॉलम की जो बाकी 3 एंट्रीज हैं उसको 0 करने के लिए फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया है हमने 2 के साथ, सब्ट्रैक्ट कर दिया है सेकंड वाली रो में से। सिमिलरली फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है थर्ड में, और फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया फोर्थ में से। तो हमारे पास जो ये कंडीशन बनी है वो ये कंडीशन आ गई है। अब उसके बाद जो है एक्सपेंड करने से, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ बाकी सारे के सारे 0 हैं, बाकी सारे के सारे 0 एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग इस 1 के अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं कर रही, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो सिर्फ ये 1 वाली एंट्री यहाँ पर 1 लिखते हुए ये साथ में आ जाएगी, बाकी जो है वो 0 0 के साथ आनी थी जो यहाँ पर सारी की सारी उसने मेंशन नहीं की हुई, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास जो कॉलम है 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको भी हम बाय यूजिंग एल्गोरिथम ही अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट को अब मुझे 1 करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी -1 के साथ, -1 बाहर भी आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1/-1 बनेगा तो वो -1 ही कंसीडर होता है, वो बाहर आएगा। उसके बाद इन दोनों को 0 करूंगी 1 को यूज करते हुए, तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से और ऐड कर लूंगी सेकंड वाली रो के अंदर, 1 को मल्टीप्लाई करूंगी 7 से और ऐड कर दूंगी रो 3 के अंदर, तो ये दोनों हो जाएंगी 0। लेकिन जो यहाँ पे मेथड किया हुआ है उसने तीनों रोज के अंदर से माइनस का साइन कॉमन लिया हुआ है क्योंकि तीनों जो हैं उसके अंदर माइनस का साइन आ रहा है। आप इस तरह करना चाह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वाली को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें और उसके बाद बाकियों को 0 कर लें, उस फॉर्म में कर लें, ठीक है। नहीं करना चाह रहे तब भी कोई इशू नहीं है, आप एज इट इज भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसने सेकंड वाली में से -2 कॉमन लिया हुआ है क्योंकि उससे ये होगा कि आपकी वो 2 का मल्टीपल आ रहे थे और वो मुझे सिंप्लीफाई हो गया। अब उसके बाद फर्स्ट को पिवट एंट्री कंसीडर करते हुए सेकंड वाली जो हैं दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम के अंदर उनको हमने 0 करना है। अब आप इसको 0 नहीं करना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, आप इस पर कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप इन दोनों को भी 0 कर सकते हैं। यही बता रही हूँ कि जब हमने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग करना है डिटर्मिनेंट के अंदर हम रो और कॉलम एट ए टाइम ही दोनों ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रो के साथ करें तो सारा हमने रो ऑपरेशन के साथ करना है या कॉलम के साथ करें तो हमने सारा कॉलम के साथ करना है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। रो के साथ करना चाह रहे हैं ठीक है, कॉलम के साथ करना चाह रहे हैं तभी ठीक है।
दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, दोनों को एक ही डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद उसने वही रो ऑपरेशन अप्लाई किया फर्स्ट रो को यूज करते हुए बाकी दोनों की एंट्रीज को जीरो करने के लिए। फर्स्ट के अंदर से सेकंड के अंदर से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिए और थर्ड के अंदर से जो फर्स्ट वाली है 7 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया। फिर उसे फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर लिया तो हमारे पास ये पीछे रह गई। अब इसको 2x2 को आप एज इट कर लो, नहीं करना चाह रहे तो फिर से दोबारा इसके ऊपर वही प्रोसेस अप्लाई करें। फर्स्ट वाली में से 2 कॉमन लिया, सेकंड वाली में से -4 कॉमन लिया, मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। बाय यूजिंग फर्स्ट सेकंड वाले को हमने करना है 0, तो फर्स्ट वाले का एलिमेंट को 1 है, देखिए सेकंड वाले में भी एलिमेंट है 1, तो डायरेक्टली सेकंड रो में से फर्स्ट वाली रो सब्ट्रैक्ट कर दें। अब जो है इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स, अब देखें ये हमारे पास जो रह गई है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रह गया, इसमें लोअर वाली आइडेंटिटी जो है वो 0 हो गई है। अब आप इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्टली, तो 160 के साथ 10 मल्टीप्लाई होकर 160 आ जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि जब आप जैसे ही 2x2 में आते हो तो जरूरी नहीं है कि आप ये बाकी सारा प्रोसीजर ये वाला करो, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। 2 को मल्टीप्लाई करें -36 के साथ एंड -2 को मल्टीप्लाई -4 के साथ करें और आंसर लिखते हैं। ये सारा बेशक नहीं करें कि इसमें से पहले कॉमन ले लें फिर उसको मजीद सिंप्लीफाई करें, डायगोनल्स की फॉर्म में करें। ये जब पूरा एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे तो उसके लिए ये चीज है, अदरवाइज आप इसको एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज है 5.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों का था नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एवेल्युएट डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको एवेल्युएट करना है, इसको नेम दिया उसने पहले डेल्टा, फिर उसके बाद इसको एवेल्युएट किया है। इसको आप लोगों ने खुद से एक दफा देखना है अभी जल्दी से, सिर्फ 1 मिनट है आपके पास। हो गया क्लास, एक्सपेंड किया, ये देखें जो मैंने एग्जांपल करवाई है उसके अंदर 0 0 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ किया है कि एक्सपेंड जब करेंगे तो आपके पास 0 0 की फॉर्म आ जाएगी। कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड किया है। अब यहाँ पे देखें जरूरी नहीं है डिटर्मिनेंट बनाते वक्त आप फर्स्ट रो को ही यूज करते हुए बाकियों को 0 करें। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा उसने डिफरेंट सॉल्व किया है उसको। ये वाली जो रो है थर्ड वाली, इसको उसने 1 बना लिया है फर्स्ट वाली रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाली को माइनस कर दिया थर्ड वाली में से, तो ये बन जाएगा आपके पास 1। जरूरी नहीं है कि आप इसको 1 ही बनाएं फिर इसको सॉल्व करें, आप इसको भी 1 बना सकते थे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं,
इसको भी आप उठा के इसके अंदर ऐड कर सकते थे, तो ये क्या हो जाने थे, ऑटोमेटिकली वैसे जीरो हो जाने थे। फर्स्ट वाला एलिमेंट जीरो होना था, बाकी जो भी चेंजिंग आनी थी वो ये साथ में मेंशन हो जानी थी। उसको भी नहीं करना चाह रहे आप, डायरेक्टली फर्स्ट वाली को 2 से डिवाइड कर लें। डिवाइड करके आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो उसने मेथड यूज किया, उसने फर्स्ट वाली को उठा के थर्ड वाली में से माइनस किया, जिसकी वजह से ये मेरे पास बन गया 1 बन गया। उसके अकॉर्डिंग उसने इसको अब सॉल्व कर लिया। अब इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर जो भी आया है वो यहाँ पे आपके सामने है। अब दोबारा से मैं इसके थोड़े से स्टेप रिपीट कर देती हूँ कि जैसे हम एचएलएन या रिड्यूस एचएलएन फॉर्म करते आए हैं, प्रोसेस उसी टाइप का है कि फर्स्ट वाली पिवट एंट्री बनाते हैं, बाकी जीरो करने हैं। लेकिन इसके अंदर हमने पिवट एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि हमने जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि हमने यहाँ पे रैंक नहीं फाइंड करना कि हम पहला ही एलिमेंट जो है उसको 1 कंसीडर करें। आप पूरे फर्स्ट कॉलम में से किसी भी एलिमेंट को जो है वो 1 ले सकते हो। अब कॉलम की मैंने बात की है, आप जब एल्गोरिथम से हट के क्वेश्चन करोगे डिटर्मिनेंट वाले, तो उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि पहला ही कॉलम लें या पहली ही रो लें। आप पूरे मैट्रिक्स में से कोई सी भी एक रो या कॉलम खुद से कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व कर लें, तब भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे या दूसरी रो में से तीसरी रो या किसी भी रो को माइनस करेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट के लिए हम जिस भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उसका अल्टरनेटिव हमारे पास बाहर वैसे ही आता जाएगा, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ पे कौन सा प्रोसेस अप्लाई करें। हमारा पर्पज जस्ट ये है, स्टेप बाय स्टेप हमने अपना डिटर्मिनेंट छोटा करते जाना है, लेकिन स्टेप जो है वो हमने करेक्ट अप्लाई करने हैं, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये देखें जो सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड पार्ट के अंदर 37522411 -2001134। अब इन केस आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है ये लास्ट वाली रो को यूज करते हुए इन बाकी को जीरो कर सकता है, लेकिन इससे होगा क्या कि थर्ड वाली के अंदर दोबारा से एडिशन हो जाएगी। नहीं करना चाह रहे आप, सेकंड वाली जो ये रो है इसके अंदर ये जो फर्स्ट थर्ड वाली रो है इसको ऐड कर दें, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0। जब ये 0 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये लास्ट वाली के अकॉर्डिंग ये पहले वाला भी हम 0 कर सकते हैं, तो ये मजीद आसान हो जाएगा। लेकिन उसने यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया, उसने एक्सपैंड कर लिया थर्ड रो के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाकी एंट्रीज उसकी सारी की सारी वैसे ही 0 है। थर्ड रो वाली तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली इंक्लूड होगी जो यहाँ पर -200 की फॉर्म आ रही है। ये -2 जो है वो बाहर आ जाएगा, बाकी जो डिटर्मिनेंट रह गया है ये फर्स्ट वाली 2 और लास्ट वाली थर्ड वाली में से वो यहाँ पे मेंशन किया, फिर उसको एक्सपेंड कर लिया। अब देखें थर्ड वाले तक उसने बनाते हुए बाद में उसको एक्सपेंड कर लिया। जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर उसने एक्सपेंडिंग फॉर्म नहीं की, जो हमने एग्जांपल की थी उसके अंदर भी उसने एक्सपेंड नहीं किया। तो डिटर्मिनेंट का वे ये है कि आप इसको किसी भी तरह एक्सपेंड कर लें या आप इसको रो या कॉलम वाइज अप्लाई करते हुए सॉल्व कर लें, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन पे एज इट इज ही सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बाद ये जो 4 है इसके 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों के साथ भी डिस्कस किए हैं। इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 पार्ट ये सारे के सारे एज इट इज ही हैं, लेकिन जो 6 पार्ट है वो फैक्टराइज फॉर्म में है, ये आप लोगों ने नहीं करना क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म जो है वो हमने नहीं पढ़नी, डिटर्मिनेंट की वो इंक्लूड नहीं है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर उसने 3 पार्ट्स दिए हैं। जो कल मैंने आप लोगों को बताया था वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों इक्वल होते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट लें या एज इट इज लें, दोनों इक्वल होते हैं। अब इन 5 पार्ट्स के अंदर सॉरी 3 पार्ट्स के अंदर 5 क्वेश्चन के विदाउट एक्सपैंड लिखा हुआ है, यानी कि इसको आपने एक्सपैंड नहीं करना जैसे हमने पहले एक्सपैंड करके आंसर लिखा है। इनको एक्सपैंड नहीं करना कि लेफ्ट और राइट साइड को एक्सपैंड करें और एक्सपैंड करके हम बता दें कि इसका सोल्यूशन जो है वो सेम आ रहा है। हमने विदाउट एक्सपैंड बताना है कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ रही है,
तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में पहला जो पार्ट है उसकी लेफ्ट साइड चूज करनी है। ये देखें, ये लेफ्ट साइड है। अब आपने मुझे बताना है कि इसको राइट साइड में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी। हमने इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में विद आउट एक्सपेंडिंग। सिर्फ इस पे रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाए राइट साइड वाले मैट्रिक्स में। अब देखें इसके अंदर ए कहाँ पर है, ए ये फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर ए किधर है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसको कैसे इंटरचेंज करेंगे? मैम इसमें पहले रो 1 और 2 को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, और ठीक उसके है। बाद कॉलम 1 और 2 को इंटरचेंज करेंगे तो ये वाली में बन जाए। फिलहाल तो इतना ही। रो ए ई 1 की जगह पर चला जाएगा, ए ई की जगह पर चला जाएगा और ई ए की जगह पर चला जाएगा। और ये भी चीज दी हुई है यहाँ पे CF GH, और अगर आप ये देखो ये भी ये इस फॉर्म में चेंज है। जैसे आप कह रहे हैं, ये देखें, ये वाली रो उठा के मैं सेकंड वाली की जगह पे लिख देती हूँ, सेकंड वाली को ऊपर, फिर कॉलम चेंज करूंगी तो ये कॉलम जो है वो इसके अकॉर्डिंग इंटरचेंज होगा। यानी कि जी जो है वो एच की जगह पे एच जी की जगह पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहता है ये जो एच और जी है वो टोटली डिफरेंट होके रो से निकल के कॉलम में आ जाएंगे। सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? इसको ओपन नहीं करना आप लोगों ने, एज इट इज ही करना है। पहले वाले दोनों स्टेप तो आपने बिल्कुल ठीक बोले कि इंटरचेंज की फॉर्म भी कर सकते हैं हम लोग, और इसमें मैंने साथ में मेंशन किया हुआ है। ट्रांसपोज ले और अगर आप दोनों के अंदर देखें तो चेंज किसमें नहीं आ रहा, बी और डी दोनों मैट्रिसेस में अपनी ही जगह पे रिप्लेस नहीं हुए, अपनी जगह पे वहीं पे स्टॉप है। इसमें ट्रांसपोज लेना है हमने, एक स्टेप ट्रांसपोज का है, उसके अलावा एक स्टेप है रोज इंटरचेंज का है, और एक स्टेप जो है वो कॉलम इंटरचेंज का है, और क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो रो और कॉलम ऑपरेशंस है उसके अकॉर्डिंग इसको नहीं करना, हमने इसको डायरेक्टली ही करना है। ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट साइड जो है वो चूज की है हमने। सबसे पहले रो 1 और 2 को इंटरचेंज किया, उसके बाद कॉलम 1 और 2 को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने से क्या फॉर्म बन गई, मेरे पास ये आ गई। उसके बाद बाय टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लिया तो आपके पास जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो ही आ जाएगी। तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली रो है ये फर्स्ट वाले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम में, थर्ड वाली रो जो है वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होगी, और आपके पास आपका गिवन जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है। अब इस क्वेश्चन, इस टाइप के जो डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन है इसके अंदर जरूरी नहीं है ये जो स्टेप्स हमने इस फॉर्म में किए हैं आप इनको अपोजिट भी कर सकते थे। आप पहले ट्रांसपोज लेते फिर रोज इंटरचेंज कर लेते फिर कॉलम्स कर लेते। डिटर्मिनेंट के अंदर जिस तरह मैट्रिसेस के अंदर करते हैं कि स्टेप वाइज करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको एज इट इज ही सॉल्व कर लें अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अब सेकंड वाला यहाँ पे है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग किस फॉर्म में आप इसे सॉल्व करें कि ये पूरे का पूरा जो है डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। डिटर्मिनेंट इक्वल जीरो है, सॉल्व नहीं करना, एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायगोनल की एंट्री जीरो है वैसे जीरो हो जाएगा। हमने इसको एक्सपैंड नहीं, हमने इसको एज इट इज ही बताना है कि ये किस तरह जो है वो जीरो होगा। और इसमें ये प्रोसेस भी नहीं अप्लाई हो सकता कि रोज और कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम कोई सा भी एक रो या कोई सी भी एक कॉलम जो है उसको जीरो बनाएं, ऐसा भी बिल्कुल इसके अंदर नहीं होगा। इसमें आप इसका ट्रांसपोज लें, इसको लेट कर लें, कोई सा भी नेम दे लें मैट्रिक्स को, लाइक कैपिटल ABC, इन्होंने यहाँ पे डेल के साथ दिया हुआ है, इसको यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज से क्या होगा, हमारे पास रो जो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगे, और ये जो नेगेटिव साइंस यहाँ पे आ रहे हैं ये नेगेटिव साइंस इन ABC के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखें, अब इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लें,
माइनस कॉमन लेंगे, तीनों रोज में से या तीनों कॉलम्स में से माइनस कॉमन लें तो बाहर जो है वो -1 का साइन आ जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगी और ये दोबारा से वही ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको हमने नेम दिया यहाँ पे डेल का। ये बनेगा डेल इज इक्वल टू माइनस डेल और माइनस डेल को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, +2 डेल के साथ बनेगा और डेल इज इक्वल टू 0 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इट्स मीन के गिवन मैट्रिक्स जो है उसी का ट्रांसपोज लेके हमने वही चीज दोबारा से सॉल्व आउट की है और वही मैट्रिक्स दोबारा से आ गया सिर्फ ट्रांसपोज लेने की वजह से। अब थर्ड वाला है, थर्ड वाले को हमने शो करना है कि इक्वल टू 0 है। इसमें a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। अगर सेकंड वाले कॉलम को उठा के मैं फर्स्ट वाले कॉलम में ऐड कर देती हूँ, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, सेकंड वाले में भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी एंड थर्ड वाला एलिमेंट भी बनेगा a प्लस बी प्लस सी। और फर्स्ट वाले कॉलम में से फिर हम a प्लस बी प्लस सी जो है वो बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में भी रह जाएगा 1 1 1 और थर्ड वाला कॉलम भी है 1 1 1। और जब दो कॉलम्स या दो रोज जो हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर सेम आती हैं तो वो भी 0 कंसीडर किया जाता है, 0 ओपन करके उसको कंसीडर किया जाता है, एज इट इज नहीं है फिर डायरेक्टली लिखते हैं हम, उसको किया हुआ है हम लोगों ने तो हम उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करते हैं। ये देखें यहाँ पे कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 को ऐड किया, ऐड करने के बाद फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर से a प्लस बी प्लस सी जो है वो कॉमन ले लिए, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 देन गिवन डिटर्मिनेंट बिकम्स 1 1 1 फर्स्ट रो में भी एंड थर्ड जो सॉरी कॉलम में भी और थर्ड कॉलम में भी 1 1 की कंडीशन आ जाएगी। दो कॉलम जो हैं वो सेम आएंगे, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर सेम तो द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, सारे डिफरेंट हैं। मैंने जो बुक सेंड की है आप लोगों को, ये नोट सेंड किए हैं चैप्टर नंबर 5 के, इसके साथ में इनके हिंट्स मेंशन करके सेंड किए हैं। प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स वैनिशेस। यहाँ पे डिटर्मिनेंट सारे के सारे जो है वैनिश होंगे, मीन डिटर्मिनेंट जो है वो खत्म हो जाते हैं, इक्वल 0 आ जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए उसने ऊपर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप इसको विदाउट एक्सपेंडिंग करें या बाय एक्सपेंडिंग करें, आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस वे में सॉल्व करना चाह रहे हैं। ज्यादा कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस के अंदर कि कोई सी भी दो रोज या कॉलम जो हैं वो सेम हो जाएं, जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली ही हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसको वेनिसेस की तरफ ले जाएगा। या कोई सी भी एक रो जो है वो 0 हो जाए, उससे भी डिटर्मिनेंट जो है हमारा, या कॉलम 0 हो जाए उससे भी डिटर्मिनेंट वेनिश हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर है बी सी सी ए बी, सेकेंड रो है 1/a 1/b 1/c, थर्ड वाली है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब किसी भी एक रो को आप दूसरी रो के इक्वल बनाएंगे तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैम R2 को ABC से डिवाइड करेंगे हम्म और बाहर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे और उसके बाद अगर आप R2 को AB के साथ करोगे तो देखो 1 ए हम बोले मैम अगर हम R1 को ABC से डिवाइड करें तो 1/a तो सेकंड रो आ जाएगी सेम हमारे पास। बिल्कुल, फर्स्ट को अगर आप डिवाइड कर लेते हो ABC के साथ तो ऊपर वाला BC कैंसिल होगा तो रह जाएगा नीचे 1/a, यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट आ जाएगा। इसको आप फिर ABC से डिवाइड करोगे तो ऊपर CA कैंसिल हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 1/b, वो भी इसके साथ सेम आ जाएगा। थर्ड वाले में भी AB कैंसिल होकर 1/c रह जाएगा जो इसके इक्वल आ जाएगा। आप इसको बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाह रहे तो आप इसको सेकंड वे में भी सॉल्व कर सकते हो कि फर्स्ट वाली जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग कर लें, फर्स्ट वाले कॉलम को ABC के साथ कर लें तभी ये चीज आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड वाले की कंडीशंस के ऊपर, सेकंड वाले को भी ABC के साथ और थर्ड वाले को भी, तब भी ये कैंसिल होंगे तो दो रोज ही सेम आएंगी। तो ज्यादा बेहतर है कि फर्स्ट वाली रो को आप ABC के साथ जो है वो डिवाइड कर लें और मल्टीप्लीकेशन वाला ABC यहाँ पे बाहर में साथ लाजमी मेंशन करना है।
अब चलते हैं सेकंड वाले के ऊपर, सेकंड वाले पार्ट के ऊपर। अब बताएं इसके अंदर क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो एक या तो दो सेम हो जाएं या जीरो हो जाएं, या वन की कंडीशन के साथ दूसरा भी हम जीरो कर देंगे। सेकंड वाले में क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे? मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है इसीलिए। रो वन के अंदर या किसी भी एक रो के अंदर बाकी दोनों रोज को ऐड करोगे। ये देखें ये क्या बनेगा, अगर इन तीनों एलिमेंट्स को मैं ऐड करती हूँ तो क्या बनेगा? a माइनस बी प्लस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ए के प्लस वाली ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट वाली मैम जी जी बोले। अगर कॉलम वाला प्रोसेस अप्लाई करें तो वो भी तो ऐसे ही भी होगा। वही है, तो भी वही चीज है। कॉलम वाइज कर लें या रो वाइज कर लें, सेम है। किसी भी कॉलम के अंदर बाकी दोनों कॉलम्स को ऐड कर लें, या किसी भी रो के अंदर बाकी दोनों रोज को ऐड कर लें, और उसके बाद वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, और वहाँ पे कॉलम वाइज करें तो कॉलम जीरो हो जाएगा, रो वाइज करें तो वो रो जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट जो है वो वैनिश हो जाएगा। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर आप क्या करोगे? मैम कॉलम 3 को ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे हम्म और उसके बाद आई थिंक सेम आ जाएगा। उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा और वो कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड जो फोर्थ वाला पार्ट है उसको बताएं जल्दी से। मैम कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। उसके बाद वो वैसे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला। एंड नंबर 5। इसमें भी सेम ही होगा, साइंस के अल्फा कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, तो ये 1 बन जाएगा। और नहीं मैम फॉर्मूला आता है जो हमने फर्स्ट जो सेमेस्टर था उसमें भी किया था, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा। मैम कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कोस टू अल्फा के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूला बन जाएगा ये कॉस 2 अल्फा वाला। ये ठीक है, तो आप इस कॉलम को उठा के इस कॉलम में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये सेंटर वाला कॉलम बन जाएगा फॉर्मूले की सूरत में। तो वो दो कॉलम जो है वो जब सेम हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट वेनिश हो जाएगा। अब जो है हमारे पास 6 पार्ट है, 6 पार्ट में क्या अप्लाई करोगे? सिक्स में मैम पहले कॉलम 3 का जो फार्मूलाज हैं उनको ओपन करेंगे हम्म और उसके बाद इस पर डिटर्मिनेंट वाली जो प्रॉपर्टीज हमने एडिशन वाली देखी है वो वाली लगाएंगे, और उसके बाद कॉलम 3 में से एक कॉमन आएगा वो निकाल लेंगे, और उसके बाद सेम हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। एडिशन वाली प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? वो जो मैम आपने एक बताई थी, आई थिंक क्या थी, 2x2 की बताई थी, और वो हम किसी भी मैट्रिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी फर्स्ट रो में अगर ए और इसका दूसरी जो एंट्री हो वो सी प्लस डी हो, और इसके बाद इसकी सेकंड रो में बी हो, लेकिन वो और तीसरी हो। सेपरेट, मेरी बात सुने, वो सेपरेट होगा फॉर्मूला। जब आप इसको ओपन करते हो, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, साइन अल्फा प्लस डेल्टा का फॉर्मूला ये बनेगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा माइनस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। ये 4 एलिमेंट्स आएंगे। इसको आपने पहले तो ओपन मैम करना है। हम बोले। तो मैम अगर जब ये चार बन जाएंगे तो फिर हम इनको अलग अलग एडिशन में भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप इसको एडिशन में लिखते हो तो उसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करोगे? तो सेकंड वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा यानी डिटर्मिनेंट बनेगा, उसमें से हम वो कुछ कॉमन आएगा कॉलम 3 में से, वो हम कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल कॉमन लेंगे, फिर वो दोनों जो हैं वो सेम की कंडीशन में आएंगे, फिर वो दोनों जो हैं वो जीरो बनेंगे। जी मैम। ठीक है, कॉमन लेके फिर आएंगे
और इसका सेकंड जो वे है उसको सॉल्व करने का, साइन अल्फा प्लस कॉस डेल्टा माइनस कॉस अल्फा साइन डेल्टा, और जो ये फर्स्ट वाला है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा के साथ, और जो सेकंड वाला है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस डेल्टा की फॉर्म में, और इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे कॉलम 3 के अंदर से, तो फिर हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला पहले थर्ड का ओपन करें, उसके बाद देखें कॉज अल्फा के साथ क्या एलिमेंट आ रहा है। कॉज अल्फा के साथ मेरे पास आ रहा था साइन डेल्टा, और साइन अल्फा के साथ मेरे पास क्या आ रहा था यहाँ पे कॉज डेल्टा। तो फर्स्ट वाले को साइन डेल्टा के साथ, दूसरे को कॉज डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले के अंदर से सब्ट्रैक्ट करूंगी दोनों को, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएंगे और सारा का सारा मेरे पास बन जाएगा 0। इस वे में कर लें या एडिशन वाला जो हमने प्रॉपर्टी की थी उसके अकॉर्डिंग कर लें, दोनों वे में ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नंबर 7 है हमारे पास 1 cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा 1 cos अल्फा प्लस बीटा, cos बीटा cos अल्फा प्लस बीटा 1। अब ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला जो है एक दूसरे के साथ रिलेट होके नहीं बन रहा, इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज सेकंड फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले को एज ए पिवट लेते हुए मैं इन दोनों को 0 करूं, फिर उसके बाद इसको एक्सपेंड कर लूं तब भी ठीक है। नहीं करना चाह रहे आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर लें बाय एनी रो एंड एनी कॉलम, तो आपको ये सोल्यूशन जो है वो एक्सपेंड करके ही मिलेगा। ये मैट्रिक्स इस फॉर्म का है कि इसमें किसी भी रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन डिफाइन नहीं होगा, इसको हम सिर्फ एक ही वे में कर सकते हैं एक्सपेंड करके, या तो किसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग 0 एंट्रीज बना लें फिर एक्सपेंड कर लें, या डायरेक्टली एक्सपेंड कर लें तब भी ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 जरा जल्दी से बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बन रहा है मेरे पास मैम इसमें पहले कॉलम के जो फार्मूला इस पर अप्लाई होंगे और उसके बाद हम इसको माइनस कर देंगे C2 में से, और उसके बाद आई थिंक बन जाएगा सेम। पहले का फॉर्मूला ओपन होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट वाले के फॉर्मूला ओपन करके उसके अंदर से सेकंड वाला और थर्ड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो फर्स्ट वाला कॉलम सारे का सारा जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके मैम। अब जो इसके बाकी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के, अब आप लोगों के साथ क्लास कल नहीं है, 6 के जो बाकी पार्ट्स हैं और ये 7 8 9 10 तक आप लोगों ने करना है। बाकी आगे एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा लेंथी है, वो बाकी फिर हम बाद में करेंगे। ठीक है, मंडे तक जो है वो आप लोगों ने 10 तक करने हैं।